आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी का चैप्टर सेकेंड। ठीक है, जो भी बच्चे पहला क्लास मिस कर दिए होंगे, ठीक है, भौतिकी के चैप्टर फर्स्ट मिस कर दिए होंगे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैप्टर फर्स्ट का आप लोग उसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं भौतिकी का चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। चलिए, पहला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, आप लोग सभी जानते होंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के टोटल 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, कौन से दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण से। ठीक है, उत्तल दर्पण से क्या होता है बाबू, तो वस्तु से दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो उसे काजी कहते हैं। आज समझ में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो पहले वाले पथ में विचलित हो जाती है, तो उसे क्या चीज कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आगे समझ में ना, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ जाती है। ठीक है, प्रकाश की एक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में चली आती है, तो उसे क्या चीज कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कहते तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने लगती है, क्यों। वो पता है, आप नहाते होंगे, स्नान करते होंगे, तो पानी में बाल्टी भरते होंगे, लगता है कि बाल्टी की गहराई जो लगता है कम गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, कि क्यों होता है, तो बाबू उसमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई होता है कि जब पानी भरते हैं तो लगता है ऐसा कि उसमें गहराई कम गया, लेकिन गहराई कम नहीं होता है। उसे किसलिए होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण बाल्टी की गहराई कम नजर आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में क्या चीज होता है। ठीक है, मोटा लेंस की जो क्षमता होता है पतले लेंस की क्षमता की तुलना में क्या चीज होता है, तो यहाँ पर क्या चीज होता है बाबू, कम होती है। ठीक है, मोटे लेंस की क्षमता होती है ना, पतले लेंस की तुलना में कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में किसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, आप लोगों को उसे बताना है कि कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन में से है जिसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहला है यहाँ पर पारा, बी में है हवा, डी में है कांच, सी में है कांच और डी में है पानी। बताइए यहाँ पर कि ऐसा कौन सा इसमें से है जो जिसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। ठीक है, बताइए यहाँ पर आंसर जाएगा क्या मेरा, पारा। पारा है जो लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है। ठीक है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है। यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, आपको बताइएगा किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है पानी, बी में है तारपीन और सी में है केरोसिन और डी में है बेंजीन। बताइए चारों ऑप्शन में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। ठीक है, सबसे अधिक, सबसे अधिक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है अपवर्तनांक सबसे कम होता। ठीक है, किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। ठीक है, सबसे कम होगा बाबू। ठीक है, मैंने ज़्यादा बोल दिया, सॉरी, वहाँ पर बताएगा अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो ये 4 ऑप्शन में से किसका जो है अपवर्तनांक सबसे कम होगा, तो पानी का जो अपवर्तनांक है ना वो कम होगा। और सबसे अधिक बताएं तो सबसे अधिक हो जाएगा बाबू हीरा में। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे कम पानी का। आगे समझ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो प्रवर्तन कोण का मान कितना होगा। ठीक है ना बाबू, एक प्रकाश किरण जब एक समतल दर्पण पर, ठीक है, जब प्रकाश की एक समतल दर्पण पर इसी समतल दर्पण पर क्या होगी बाबू, लंबवत आपतित होगी, तो ये प्रकाश का जो प्रवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो सीधी जाएगी ऐसे ऐसे, तो बात होगा इसको 0 डिग्री लगाएंगे, जो होगा इसका आंसर 0 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या यहाँ से सूची करते हैं कितना सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। अगला फिर है इसकी फोकस दूरी क्या होगी। जब हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या 32 है तो फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी की फॉर्मूला क्या होता है, r/2। ठीक है, r का चाहिए वक्रता त्रिज्या किसकी, तो फोकस दूरी। चलिए फोकस दूरी निकालना, तो r कितना दिया है मेरा 32 और 2 हो जाएगा 16। यानी कि कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस की आधी होती है। ठीक है, कैसे होती है, वक्रता त्रिज्या मालूम रहेगा, फोकस दूरी कहेगा तो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता। ठीक है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या बाबू 1 से कम होता है। ठीक है, 1 से कम होता है। ठीक है ना, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु से, ठीक है ना, क्या बाबू 1 से कम होता है। क्या, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है। ठीक है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अनंत होगा। क्या आंसर होगा, अनंत होगा। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होगा, अनंत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण की ध्रुव से, ठीक है, मान लीजिए गोलीय दर्पण इसका ध्रुव से, ठीक है, इसका ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं बाबू, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, चलो हमारा अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होगी। देखिए पूछ दिया ना, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होगी, तो इसकी फोकस दूरी की दुगनी होगी। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर फोकस दूरी दिया हुआ है 16, हम वक्रता त्रिज्या कहेगा तो क्या निकालेंगे, 16 × 2 है 32 कहेंगे ना। ठीक है, वक्रता त्रिज्या दर रहेगा, सॉरी फोकस दूरी दिया हुआ रहेगा 16 सेंटीमीटर और वक्रता त्रिज्या निकालने के कहेंगे तो क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है। ठीक है, इसे निकाले थे ना, बराबर 2 है, यहाँ रहेगा तो दुगना हो जाएगा ना त्रिज्या का, इससे गुना किए 100 दूनी 32। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निर्देशांक J पर पाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। ठीक है ना, निर्देशांक J पर पाटी में सभी दूरियां किस चीज में मापी जाती है। ठीक है, जैसे हो जाएगा ध्रुव से, किस चीज से मापी जाती है, तो ध्रुव से। निर्देशांक J पर पाटी में सभी दूरियां जो मापी जाती है वो ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखना चाहिए। ठीक है, हमको अवतल दर्पण में बनाना है, ठीक है, आभासी बनाना है, ठीक है, और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को हम रखेंगे फोकस के अंदर। कहाँ रखेंगे, फोकस के अंदर रखेंगे, तभी हमको दर्पण से आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निर्देशांक J परिपाटी के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार बाबू, तो निर्देशांक J परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण क्रिया आवर्धन का सूत्र क्या होगा। ये मैं चैप्टर फर्स्ट में बताया था। ठीक है, आवर्धन का सूत्र, आवर्धन का सूत्र मैंने बताया था ना, V/U बताया था ना, माइनस V/U। ये V मेरा क्या चीज है, प्रतिबिंब की दूरी है, और U मेरा क्या चीज है, वस्तु की दूरी है। कहाँ से, तो वस्तु सॉरी दर्पण से, कहाँ से, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये दर्पण से वस्तु की दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लेंस का प्रकाश केंद्र होता है। ठीक है, जो भी लेंस का प्रकाश केंद्र होता है वो कहाँ स्थित हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेंस के अंदर, बाहर या उसकी सतह पर हो सकता है। कहाँ कहाँ हो सकता है बाबू, लेंस का प्रकाश केंद्र, तो लेंस के अंदर, बाहर या उसके सतह पर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, क्या जो होता है, चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ।
कि क्या होता है। चलिए यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, तभी ना हमको जुनून आएगा कि नहीं मेरे वीडियो व्यू आते हैं, लाइक आते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जो भी बच्चे 10 क्लास की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ का ऑप्शन में देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नहीं, ठीक है, ऑप्शन बड़ा बड़ा है, ठीक है। मैं इसका आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन क्या था बाबू, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। माध्यम में प्रकाश की चाल बट्टा वायु में प्रकाश की चाल, ये मेरा क्या चीज है, ये मेरा निरपेक्ष अपवर्तनांक है। क्या चीज है बाबू, अपवर्तनांक का ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। कौन सा अपवर्तनांक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। माध्यम में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह केवल विस्थापित होती है। क्या कहते हैं बाबू, केवल विस्थापित होते, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। आप अच्छे से खाली ध्यान से समझिए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं ऑप्शन आपको नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़ा है, ठीक है। डायरेक्ट इसमें आंसर आपको बताता हूँ, आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जो समझ में आएगा। चलिए, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वो केवल विस्थापित होती है। क्या होता है, केवल विस्थापित होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन बाबू देखो क्या चीज है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ये शायद मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन रख लेता हूँ। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेंस की किसी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन में क्या संबंध है, बताइए। लेंस से किसी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस के द्वारा प्राप्त आवर्धन, तो मैंने बताया था ना आवर्धन का फॉर्मूला भी का चीज था, प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी, ये मेरा आंसर हो जाएगा, यही इसमें संबंध बता रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, संबंध, ठीक है। संबंध F/R/2 होता है, वो है तो किसके लिए है, सत्य है। तो ये आपतन दर्पण एवं उत्तल दर्पण दोनों के लिए सही है। किसके लिए सही है बाबू, तो आपतन दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से समझिएगा। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब भी प्राप्त होता, दर्पण हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए सही से, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता, ठीक है। तो वो कैसे दर्पण हो सकता है, तो वो केवल क्या हो सकता है, उत्तल दर्पण हो सकता है। क्या हो सकता है बाबू, केवल उत्तल दर्पण हो सकता है, ठीक है। ये था मेरा टोटल 32 क्वेश्चन चैप्टर सेकंड से, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तैयारी दम में लगे रहिए, ठीक है। आप लोगों को शायद मैट्रिक एग्जाम 17 फरवरी से होगा, ठीक है। और इंटर एग्जाम 3 फरवरी से या 2 फरवरी से है, ठीक है। तो आप मैट्रिक एग्जाम में इतना मन हो जाए ना, हम पता ही नहीं चलता, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में, जय हिंद।